अच्छा, अब ये जल्दी से ना कॉलोनियल सिस्टम का पढ़ लेते हैं। आपको पता है ब्रिटेन कॉलोनियलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के लिए। और नहीं अभी जो आपको पता हुआ है यार कॉलोनियल सिस्टम का, शुरू में हमने ये तो डिस्कस किया, हर जगह इसको पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी बस आपने इसको करना है, स्किम करना है। तो कॉलोनियलिज्म जो है बेटा ये एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें किसी भी नेशन को सब्जुगेट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और फिर हर एक कॉलोनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं। कॉलोनीज आपस में ट्रेड नहीं कर सकती, कॉलोनीज आपस में रिलेशंस बिल्ड नहीं कर सकती, और कॉलोनीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ना एक्सट्रैक्ट कर सकती है ना यूटिलाइज कर सकती है। इसकी मिसाल आपको इंडिया में मिलती है। लाइका कौन सा लीडर था जिसने इस सैंक्शन को तोड़ा था? ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने कहा था नेचुरल रिसोर्सेज नहीं निकाल सकते, उसने कहा था तोड़ा था सिंबाब्वे, जेल गया बेचारा। सॉल्ट मार्च या उसको डैंडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता ब्रिटेन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है हर एक कॉलोनी के ऊपर कि आप अपने नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसने एक पब्लिक मार्च ऑर्गेनाइज किया और जब समंदर के किनारे आए उसने वो पानी निकाला, अंदर से नमक निचोड़ा और उसको घेर दिया कि हमने ये रहा आपका आइन और ये रही आपकी पाबंदियां, हम इंडिया के रिसोर्सेज के मालिक हम हैं। उसके बाद उसको इम्प्रिजन किया गया। ठीक है, so this control is typically established through force, coercion or diplomatic means with the ultimate objective of exploit. Main goal क्या है? To exploit the resources, labor and markets of the colony for the benefit of colonial power. अच्छा, ये जो colonial system है ना, एक चीज आप लोग याद रखें, ये जो सिस्टम है ना कॉलोनियलिटी का, ये रिलेट करता है पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ। इसके साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ, या इसको कहते हैं इकोनॉमिक रियलिज्म। कॉलोनियल पावर्स का नोशन ये था कि अपनी पॉलिटिकल पावर मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ेगी। वो कहते थे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मीन्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे अच्छी आर्मी स्टैब्लिश करने की, अच्छे मिलिट्री वेपन्स परचेज करने की, और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने का भी आपके पास बजट होगा। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वो कहते थे कैसे आ सकती है? जब आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। क्या होगा? और बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे आएगा? कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं दे शुड बी मिनिमम, import should be minimum and export should be maximum। तो फिर ये क्या करते थे? ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते थे ना, उनको सपोर्ट करते थे, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, या फिर जो मर्चेंट्स होते थे उनको स्पेशल पैटर्नेज प्रोवाइड किया जाता था कॉलोनीज की तरफ से, ताकि ये क्या, क्योंकि मर्चेंट्स के पास आपको पता है अपनी नेवल शिप्स होती थी, उसके जरिए रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना वो इनका काम होता था। इस तरह ये क्या करती थी कॉलोनीज? ये देखें कि ये है कॉलोनीज, कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट क्या करती थी? रॉ मटेरियल प्लस लेबर। ठीक है, और ये कहां पे जाते थे? कॉलोनीज के अंदर, बल्कि कॉलोनियल पावर्स के पास। कॉलोनियल पावर्स क्या करती थी? प्रोडक्शन, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे वो वापस किस मार्केट में जाते थे? कॉलोनीज के। यानी कि फ्री वहां से रॉ मटेरियल उठाया और उसको पैसों में वापस कॉलोनीज को बेच दिया। इस तरह नेट जो बेनिफिट था, ये जो नेट प्रॉफिट था वो किसके हाथ में जाता था?
कॉलोनियल पावर्स के पास, ठीक है। इसी तरह एक और चीज वो ये करते थे, लेट्स से अगर ये कॉलोनीज है ना, कॉलोनी ए एंड बी, ये आपस में ट्रेड नहीं कर सकती। अगर कॉलोनी ए ने बी को कुछ बेचना है, कॉलोनी ए पहले किसको बेचेगी? कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल पावर उसको वापस किसको भेजेगी? अपने खुद कॉलोनियल बी को। तो इंटर जो कॉलोनी ए की बैंक और सारी की सारी ट्रेड को कंट्रोल करता था कॉलोनियल पावर। ब्रिटेन ने जो सिस्टम किया अपना 16 से शुरू किया और 20th सेंचुरी तक रहा, आपको पता है। और इसमें डिफरेंट वे से डीकोलोनाइजेशन हुई। कोल्ड वॉर वाज द बिगेस्ट लैंडस्केप इवेंट व्हिच डिस्करेज्ड द नोशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। और क्यों उसने उसको डिस्करेज किया? क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों को चाहिए थे अलाइज, और वो सारे के सारे अलाइज, उनके अलाइंस में कौन आ सकते थे? ऐसे कंट्रीज जो किसी ना किसी फॉर्म में डिपेंडेंट हो, पॉलिटिक्स के मामले में या इकोनॉमी के मामले में। बाकी तो कंट्री सारे के सारे स्टेबल थे। उस वक्त इकोनॉमिकली अनस्टेबल सिर्फ वो कंट्रीज थे जो कॉलोनाइज थे। उनको जब डीकोलोनाइज किया गया तो फिर एक नया ग्रुप आया कंट्रीज का वजूद में, जिसे हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वेयर पॉलिटिक्स वाज पैरालाइज्ड, वेयर इकोनॉमीज वर रिपल्ड एंड दे नीड फॉरेन असिस्टेंस। उस फॉरेन असिस्टेंट को कैश करके रशिया और अमेरिका ने क्या किया? उनको अपने अलायंस सिस्टम्स में ले लिया और इस तरह पूरी की पूरी दुनिया को ब्लॉक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखो, कुछ कंट्रीज चले गए वार्सा पैक्ट के अंदर, कुछ कंट्रीज चले गए यूएस के नेक्सिस में, और इस तरह दुनिया थी वो डिवाइड होगी दो कैंप्स के अंदर। और वो सारे के सारे जो कंट्रीज थे ना, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका इकोनॉमिक सिस्टम और इवन कि उनका जो कल्चर था, स्ट्रेटेजिक कल्चर, उसको किसने डोमिनेट किया? इन स्टेट्स ने। अब अमेरिका जो कंट्री अमेरिका के कंट्रोल में गया, अमेरिका की ख्वाहिश थी वहां पे कैपिटलिज्म हो, वहां पे डेमोक्रेसी हो। और जिस कंट्री ने वार्सा पैक्ट को ऑप्ट किया, उन रशिया की ख्वाहिश थी वहां पे अथॉरिटेरियनिज्म और कम्युनिज्म। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान अलाइंस को विन करने की पावर थी, जिसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर। और इसी कोल्ड वॉर ने कॉलोनियलिज्म को एंड किया, ठीक है। नजर आ रहा है, बल्कि आप लोग स्लाइड से इसको जूम करके देखिएगा। इसके अंदर वही सारा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए कॉलोनियल सिस्टम बताया गया है, इसके अंदर होता क्या गया था, आप लोग इसको जूम करें घर जाके, इतना काम आप लोगों ने करना। यही इसके टेंटिकल्स जो हमने पहले पढ़े, ठीक है। अब ये दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम। अब ये देखें, यहाँ से ब्रिटेन, इधर से यूएस कॉलोनीज उसके अंदर है, कनाडा को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। ये है मेजर कॉलोनियल पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन एंड डच रिपब्लिक, नेदरलैंड्स। तो ये जो आपके पास पिंक कलर है, these are ब्रिटेन कॉलोनीज। देखें 1 2 3 आपका पूरे का पूरा देखें 7 कॉन्टिनेंट। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया, ये ओवरसीज कॉलोनी किसकी है? ब्रिटेन की। और इसके साथ दूसरी अफ्रीका भी, तो इसके साथ दूसरी कंटेंडिंग पावर फ्रांस, जिसने देखें सारा जो बेस्ट अफ्रीका है वो उसके कंट्रोल में था। इसी तरह ये देखकर एक चीज आपको और नजर आएगी, अपने यानी कि यूरोप के अंदर भी उन्होंने कॉलोनीज एस्टैब्लिश की हुई थी, ज्यादा बड़ी है दोनों ही, ठीक है। और अब ये देखें होता क्या था, ये अब इनके दरमियान हो रहा है। दिस इज ग्रेट ब्रिटेन। अब आप देखें कि जो यहाँ के रॉ मटेरियल्स हैं या यहाँ की जो फूड कमोडिटीज हैं, अब ये देखें लंबर, आपकी लकड़ी है, बर्ड्स हैं, ड्राइड फिश है, सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स और दूसरे रॉ मटेरियल्स कहाँ पे जा रहे हैं? कॉलोनी में। और कॉलोनी से भी क्या होगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर और दूसरे जो लग्जरी आइटम्स हैं वो आ रहे हैं अमेरिकन कॉलोनीज में। तो ये इसी तरह आप देखें कि यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहे हैं अफ्रीका और एशिया से, और ये देखो इंस्लेव्ड पर्संस, गोल्ड और पेपर इंडिया में बहुत ही मर्चेंट और गंदम और कॉटन। वापस उनको क्या जा रहा है? ये चीजें गन पाउडर, क्रॉप, टूल्स। गन पाउडर आप कम्युनिटी को तो नहीं देते होंगे, जो वहां पे बगावत हो सकती थी, लेकिन अपनी बैरक्स के अंदर जरूर बेचते थे। अच्छा, हम इसके फीचर्स देखते हैं कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था
उसकी क्या क्या क्वालिटीज थी। सबसे मर्केंटाइलिज्म का ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, मर्केंटाइलिज्म। ठीक है, मर्केंटाइलिज्म का मतलब ये है अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना और एक सस्टेन्ड इकोनॉमी से अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स से स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करना और उससे पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल मेंटेन करना। ये मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसीज हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर आता है ये। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, फिर स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स एंड नेवल पावर। द ब्रिटिश एम्पायर strategically established colonies and outposts in key locations to control vital trade routes and maritime checkpoints। अब देखिए, आज की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देखो, अगर इधर से देखें, यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, यहाँ ऊपर आती है शर्ट, अरे यहाँ पे क्या निकाल रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आपके पास ईस्टर्न स्टेट्स उनको यहाँ से सारी सप्लाईज जाती है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास आता है इसको क्या कहते हैं इस रीजन को, क्योंकि ये रीजन क्या कहलाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बड़ा इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, इसको भी किसने कंट्रोल किया हुआ है, ब्रिटेन ने। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, ये वाले एरियाज इंपॉर्टेंट जहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहा है अफ्रीका और यूरोप का, वो भी इनके कंट्रोल में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो चौक पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट्स थे ना, ये देखें, आपके पास अमेरिकन कॉलोनीज और यूरोप के दरमियान ट्रेड रूट्स पे भी ब्रिटेन का कंट्रोल है। फिर अफ्रीका और यूरोप के दरमियान के ट्रेड रूट्स किसके कंट्रोल में है, ब्रिटेन के। ठीक है, और इसी तरह एशिया के इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स पे भी ब्रिटेन का कंट्रोल था। फिर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन और एक्सपेंशन। आपको पता है जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थी, चाहे वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, नेदरलैंड है या जर्मनी है, इनके दरमियान एक कंपटीशन था कि ओवरसीज कॉलोनीज को एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो वो ये जो कंपटीशन था, इसने भी क्या किया, उनके दरमियान एक अर्ज क्रिएट की कि वो अपनी कॉलोनीज को एक्सपैंड करें। फिर मिलिट्री एंड डिफेंस आउटपोस्ट, ब्रिटेन इसके ऊपर चलता था। तो ब्रिटेन ने अपने अगर कॉलोनीज को बनाना था ना, आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, अमेरिका की ले लें, तो वहां पे जाके क्या करता था, अपनी चेक पोस्ट बनाता था। 19 बाक्षटे से बड़ा अच्छा एक मुहावरा लिखा हुआ था कि अंग्रेज ताजर बन के आए और ताजवर बन गए। They came as traders and became the royalists। तो जाते क्या थे, पहले अपनी ना चेक पोस्ट बनाते थे, यानी कि उसका काम ये होता था कि हमने इंडियन प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना है और यहाँ से कंसाइन करके ब्रिटेन भेजना है। लेकिन अल्टीमेटली उसी चेक पोस्ट के अंदर अपनी मिलिट्री बिठा देते थे या उसको गैरिजन एरिया डिक्लेयर करते थे बाद में। फिर क्या करते थे, रिसोर्स एक्विजिशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आपको पता है ये लोकल कॉलोनीज के अंदर प्रोडक्शन के बिल्कुल खिलाफ थे। ये क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करते थे सारे के सारे, और उन रॉ मटेरियल में आपको पता है फूड प्रोडक्ट्स भी आती थी और आपके पास मिनरल्स भी और नॉन मिनरल रिसोर्सेज भी आते थे। अब उनको जाके अपने कॉलोनीज में उनकी प्रोडक्शन करते थे। प्रोडक्शन के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो वापस किनको भेज देते थे, अपनी कॉलोनीज को। अच्छा, ये बड़ा ये आपको हमने पहले डिस्कस कर लिया, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कल्चर को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं, कल्चर में देखें 2-3 चीजें आती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर लैंग्वेज। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई कि जिस बंदे ने सिविल सर्विसेज में आना है या जिस बंदे ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में आना है या किसी गवर्नमेंट कैडर को ज्वाइन करना है, ही मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड दिस इज द कॉलोनियल लेगेसी दैट इज स्टिल बीइंग फॉलोड, कि अगर किसी की एकेडमिक राइटिंग ना होगी तो सीएसएस में फेल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलोनियल लेगेसी आज भी चलती आ रही है कि अपनी कॉलोनीज में क्या करते थे, कल्चरल कंट्रोल मेंटेन करते। नंबर 1 लैंग्वेज, नंबर 2 ड्रेसेस, के इन्होंने अपने जो उनकी रॉयल कोर्ट्स होती थी यहाँ पे, इनका जो पार्लियामेंट होता था इंपीरियल काउंसिल, उसके अंदर आर्म ड्रेसेस के साथ जाना बैंड होता था। ठीक है, तो ड्रेस के ऊपर भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। फिर फूड को इन्होंने चेंज किया यहाँ पे आगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको पता है कि अपना मोनार्की को यहाँ पे अबैंडन किया, उसकी जगह पे डेमोक्रेसी का सिस्टम लेके आए। लेकिन चूंकि फुल डेमोक्रेसी इनके राइट में नहीं थी, इनके फेवर में नहीं थी, तो कौन सी डेमोक्रेसी लेके आए, फ्रेंचाइज्ड डेमोक्रेसी या कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं ना पोर्टफोलियो डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। यानी कि
सिलेक्टिव डेमोक्रेसी कि अब जिनसे रेवेन्यू जनरेट होना है, जिनसे स्ट्रेंथ आनी है, वो पोर्टफोलियो अपने पास रखे और बाकी आप कम्युनिटी को दिए, जिनसे जिनके जिम्मे फंडा और सल्तर था उनको दे दिए कि लड़े अपने लोगों के साथ। अब टैक्स कलेक्ट ये खुद नहीं करते, उनको पता था कि जूते पड़ सकते हैं, वो इंडियंस के जिम्मे लगाते थे। तो पहले बेचारे रोए पिटे किसानों के पास जाएं, टैक्स इकट्ठा करें, आगे से गालियां सुने, वो काम इंडियंस ही करते थे। लेकिन जब टैक्स इकट्ठा होता था तो उस ट्रेजरी का इंचार्ज एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है। बैलेंस ऑफ पावर एंड ग्लोबल हेजेमनी, ये ब्रिटेन का बहुत बड़ा कंसर्न था। ब्रिटेन के लिए बैलेंस ऑफ पावर इसलिए जरूरी था, आप यूरोप देखें, यूरोप के अंदर बहुत, क्योंकि यूरोप एक मल्टीपोलर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, कोई एक पावर नहीं थी। जहां पे ज्यादा पावर्स होना, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होती है, और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के अंदर आपको अपना स्टेक सिक्योर करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जाना पड़ता है। और जिस तरह यूएस आज ग्लोबल हेजेमनी के स्ट्रगल कर रहे हैं, the same struggle was put up by the Britishers. फिर सेटलमेंट कॉलोनीज होती थी, लैंड एक्सपेंशन होती। अच्छा, ये आप नीचे वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि अल्लाह ने अंग्रेजों के ऊपर बोझ डाल दिया लोगों को सिखाने का, लोगों को तहजीब सिखाने का, ह्यूमैनिटेरियन एंड सिविलाइजिंग मिशन। द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम was often justified on humanitarian civilizing ground, promoting the spread of Christianity, Western education, and civilized values to the backward populations in the colonies. This provided a moral justification. उनको एक जवाब चाहिए था ना, यानी कि आम पॉपुलेशन भूखी मार रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, उसके बावजूद इतनी प्लंडरिंग हो रही है, डेप्रिडेशन हो रही है, तो कोई ना कोई जवाब तो देना था। तो खुद अपनी मॉरल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या जवाब देते थे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिविलाइजेशन। अल्लाह ने हमें, वो किस तरह डिवाइन राइट का इनका सबूत था ना, कि अल्लाह ने कहा कि ये बात से हमें अल्लाह ने भेजा लोगों को ना तहजीब सिखा। क्या हुआ,
ठीक। इकोनॉमिक एडवांटेज आपको पता है कि उस वक्त कॉन्सेप्ट आया था मर्केंटाइलिज्म का, और मर्केंटाइलिज्म बेस करता था इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर नोशन ये होता था कि रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करके, यानी कि उस वक्त रिसोर्सेज क्या होते थे, जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा ना, वो स्टेट के पास उतना ज्यादा एडवांटेज होगा इकोनॉमी का। तो गोल्ड ब्रिटेन के पास अपना तो था नहीं, वो कहाँ से आता था, कॉलोनी से, वो रॉ मटेरियल को एक्यूमुलेट करता था अपने पास, ठीक है। तीसरा जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था। आज देखो ना, आज अगर चाइना को देखें, अमेरिका को देखें, रशिया को देखें, उनका एक सिंगल एजेंडा क्या है, टू हैव अ फार रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है, तरीका सबका डिफरेंट है। अमेरिका हार्ड पावर यूज करता है, ठीक है, चाइना सॉफ्ट पावर अपने इकोनॉमिक नेटवर्क के जरिए जा रहा है, और रशिया वो भी फिलहाल सॉफ्ट पावर के साथ ही जा रहा है, ठीक है। तो जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे एक बहुत बड़ा फ्लाइट था ब्रिटिशर्स का ड्यूरिंग द colonial system। तो that's all। बस अब आप लोगों ने ना, आप लोगों की असाइनमेंट है कि इंग्लैंड यूनिफिकेशन विद आयरलैंड। ये आप लोगों की असाइनमेंट बड़ा आसान है, स्लाइड्स के अंदर मौजूद है, करके आना आप लोगों ने करना। और हाँ जी, क्वीन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था। सर मीटिंग एंड कर नहीं, ये भी नजर आ रहा है, इतना मैं एंड करती हूं, नंबर किया एक मिनट। इंग्लैंड यूनियन विद आयरलैंड, ये आपकी असाइनमेंट है, ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी, इसको करें। हाँ, स्लाइड्स के अंदर है, कुछ भी आप लोग अगर करना चाहें कहीं से बुक से तो कर सकते हैं। किसी बच्चे का क्वेश्चन ऑनलाइन इंटरनेशनल है ही तीन, क्या क्वेश्चन? नहीं अभी एंड हुई है तब 3 हो गए। अच्छा, पहले तो 7 8